गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम अभी भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे बने हुए हैं और हमारा आज का टॉपिक है थ्रोम्बोलाइटिक, फिब्रिनोलाइटिक एंड प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स। तो मैंने आपको बहुत सी कंडीशंस ऐसी बताई है जिसके अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर थ्रोम्बस फॉर्म हो जाते हैं, क्लॉट फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से मैंने बोला था कि कंडीशन वर्स हो जाती है, ठीक है। तो ये वो ड्रग, वो एजेंट्स होंगे जो उन थ्रोम्बस को डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है, और ब्रेक डाउन कर देंगे। इन सिंपल टर्म ब्रेक डाउन कर देंगे, ठीक है। तो थ्रोम्बस को उसने तोड़ा, इसलिए मैंने इसको नाम दिया थ्रोम्बोलाइटिक, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बोली थी कि साहब ब्लड क्लॉट होने के लिए 13 फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल होते हैं, उसमें से 6th वाला एब्सेंट होता है, इसलिए मैंने बोला कि साहब एग्जैक्ट 12 क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो मेन जो था क्लोट बनाने के लिए वो मैंने 2 नाम आपको स्पेशली बताए थे, एक तो था फिब्रिन और एक था फिब्रिनोजन, ठीक है। ये क्या कर रहा था, एक इंसोल्यूबल मैशवर्क बना रहा था जिसकी वजह से मेनली क्लोटिंग हो रही थी, ठीक है। तो भाई जो ऐसा एजेंट जो फिब्रिन को तोड़ दे, यानी फिब्रिन और लाइटिक मतलब तोड़ना, जो उसको तोड़ दे वो है फिब्रिनोलाइटिक, ठीक है। ये 2 बात समझ में आई। थर्ड जो बात है वो है प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, ठीक है। तो अभी तक आपने प्लाज्मिन के बारे में मुझसे नहीं सुना है, तो पहले मैं आपको प्लाज्मिन के बारे में सुनाता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि अगर प्लाज्मिन एक्टिवेट हो गया तो वो कैसे वर्क करेगा। तो आज का हमारा टॉपिक थ्रोम्बोलाइटिक, फिब्रिनोलाइटिक एंड प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट डज प्लाज्मिन डू? प्लाज्मिन क्या करेगा? प्लाज्मिन क्या करता है, जैसे मैंने आपको बोला था कि साहब 2 मैंने मेन आपको बताया था, फिब्रिन और फिब्रिनोजन, ठीक है। ये दोनों क्लोट्स बनाते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, क्लोट्स बनाते हैं। तो जो प्लाज्मिन साहब हैं ये डाइजेस्ट कर जाएगा फिब्रिन और फिब्रिनोजन को। किसको डाइजेस्ट कर जाएगा? फिब्रिन और फिब्रिनोजन को। तो जैसे ये उनको डाइजेस्ट करेगा तो डिग्रेड कर देगा उनको FDPS, किस में करेगा? FDPs में। और जब डाइजेस्ट करेगा ये फिब्रिनोजन को तो वो भी किस में डिग्रेड हो जाएगा? FDPs में, ठीक है। जब ये फिब्रिन और फिब्रिनोजन दोनों को डाइजेस्ट कर देगा तो उसकी वजह से क्लोट ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसकी वजह से क्लोट ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात मैंने आपको बोली थी कि 13 क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं, 6th वाला एब्सेंट है, एग्जैक्ट 12 हुए, ठीक है। उसकी मैं आपको प्रीवियस क्लास में पूरी लिस्ट दे चुका हूं, क्लोटिंग फैक्टर्स याद कर लेना, ठीक है। तो प्लाज्मिन क्या करता है, मेनली 5th और 8th क्लोटिंग फैक्टर को डाइजेस्ट कर लेगा, ठीक है। मेनली 2nd और 12th क्लोटिंग फैक्टर को ये डाइजेस्ट कर लेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि साहब क्लोट बन नहीं पाएगा और एक हाइपोकोएगुबिलिटी की स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। तो साहब ब्रेकडाउन ऑफ द क्लोट एंड दिस हाइपोकोएगुबिलिटी स्टेट, प्लाज्मिन कैसे वर्क कर रहा है, अगर मैं इसका फाइनल रिजल्टेंट बताऊं तो प्लाज्मिन कुल मिला के क्लोट्स को ब्रेक डाउन कर रहा है और एक हाइपोकोएगुबिलिटी शो कर रहा है। यहां तक समझ में आया? तो ये बात मैंने की थी प्लाज्मिन की, ठीक है। मेनली ये इनएक्टिवेट कंडीशन में बॉडी के अंदर पड़ा रहता है, लेकिन यहाँ पे मैंने आपको बोला था सब प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है। तो प्लाज्मिन क्या होगा, जब भी एक्टिवेट होगा तो अपने वर्क कैरी आउट करेगा, लाइक ब्रेकडाउन ऑफ द क्लोट एंड हाइपोकोएगुबिलिटी स्टेट शो करना। यहां तक समझ में आया? अब जो अपना टॉपिक है एंटी थ्रोम्बोलाइटिक, उसके बारे में बताता हूं। ये क्या करेगा, थ्रोम्बस का ब्रेकडाउन करता है, उनको डिसॉल्व कर देता है, ठीक है। उसकी वजह से अगर किसी भी आर्टरी के अंदर क्लोट हो रहा होगा तो वो क्या हो जाएगी, रीकैनलाइज हो जाएगी, मतलब कि खुल जाएगी, ठीक है। मेनली ये कोरोनरी आर्टरी पे वर्क करता है। दूसरा पॉइंट, अगर मैं थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट के बारे में बताऊं तो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट्स मेनली क्यूरेटिव होते हैं रेदर देन दी प्रोफाइलेक्टिक, ठीक है। प्रोफाइलेक्टिक बोलूं तो कुछ भी चीज ससेप्टिबल अपने को लग रही है उसका अपन ऑलरेडी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मतलब कि डिजीज होने के पहले अपन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, वो होगा प्रोफाइलेक्टिक, ठीक है। डिजीज हो गई, उसके बाद में वो और वर्स ना हो
इसलिए अपन ट्रीटमेंट कर रहे हैं या फिर डिजीज को क्योर करने के लिए अपन ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो वो आएगा क्योरेटिव में। यहां तक समझ आया? अब चलते हैं मैकेनिज्म के ऊपर कि कैसे थ्रोम्बोलाइटिक्स, फिब्रिनोलाइटिक्स एंड प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि जो प्लाज्मिनोजन इनएक्टिवेट फॉर्म में था उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे ये कन्वर्ट होगा एक्टिव फॉर्म में, ये कन्वर्ट कर देगा फिब्रिन इनसोल्यूबल, ठीक है, फिब्रिन इनसोल्यूबल यानी कि जो थ्रोम्बस फॉर्म में प्रेजेंट है अपने पास, उसको ये कर देगा फिब्रिन सोल्यूबल यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ द क्लोट। पहले तो क्या है, प्लाज्मिन जो है वो इनएक्टिवेट फॉर्म में पड़ा है। जब भी ये इनएक्टिवेट फॉर्म में पड़ा रहेगा, ये अपना वर्कआउट अच्छी तरह नहीं कर पाएगा, अपना कार्य अच्छी तरह नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो प्लाज्मिन का एक्टिवेट होना जरूरी है, तो इसलिए कन्वर्ट ये करेगा प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन एक्टिव में। और जो प्लाज्मिन जैसे ही एक्टिवेट होगा, ये फिब्रिन इनसोल्यूबल यानी कि जो क्लोट फॉर्म हो रखा है, जो थ्रोम्बस बन रखा है, उसको डिसोल्यूट कर देगा, उसको ब्रेक डाउन कर देगा क्लोट को फिब्रिन सोल्यूबल में। यहां तक समझ आया मैकेनिज्म? अब चलते हैं ड्रग्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द थ्रोम्बोलाइटिक्स। तो इसके अंदर फर्स्ट ड्रग आती है इसका स्ट्रेप्टोकाइनेस एंड यूरोकाइनेस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकाइनेस और यूरोकाइनेस का आपको बार बार मायोकार्डियल इन्फार्क्शन वाले पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के अंदर नाम सुनने को मिलेगा। ये फेमस थ्रोम्बोलाइटिक्स एजेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट आता है स्ट्रेप्टोकाइनेस, सेकंड आता है यूरोकाइनेस, थर्ड आता है रिकॉम्बिनेंट टिश्यू टाइप प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं RTPA। ठीक है, इसके अंदर फर्दर फिर सब डिवाइडेशन होता है, जिसमें फर्स्ट आती है एल्टीप्लेस, सेकंड आती है रेटिप्लेस और थर्ड आती है टेनेक्टिप्लेस। तो इन सब ड्रग्स की अपन और डिटेल में बात करते हैं। फर्स्ट आती है स्ट्रेप्टोकाइनेस। तो नाम पे गौर करना, फर्स्ट वर्ड आ रहा है स्ट्रेप्टो। ठीक है, तो ये एक बैक्टीरिया ओरिजिन से लिया जाता है। ठीक है, वहीं से आइसोलेट किया जाता है, जिस बैक्टीरिया का नाम है बीटा स्ट्रेप्टोकोकस हीमोलाइटिक ग्रुप सी बैक्टीरिया। ठीक है, हीमोलाइटिक मतलब कि ये क्या काम करता है, खून को तोड़ने का काम करता है। नाम के दूसरे वर्ड पे गौर करना, काइनेज ये एक एंजाइम है। काइनेज क्या है, एक एंजाइम है। स्ट्रेप्टोकाइनेस के बारे में और सुनना, इट हैज अ शॉर्ट प्लाज्मा टी हाफ ऑफ 30 to 80 मिनट्स। टी हाफ वैसे आपने फार्मेकोकाइनेटिक की प्रॉपर्टीज पैरामीटर्स में पढ़े होंगे कि टी हाफ मतलब जैसे अपन ने डोज दिया, फॉर एग्जांपल 100 mg अपन ने डोज दिया। ठीक है, तो किस टाइम में उस डोज का हाफ अमाउंट बॉडी के अंदर रह जाएगा, वो होगा टी हाफ। ठीक है, तो साहब इसका 30 मिनट से लेकर 80 मिनट में टी हाफ बॉडी के अंदर, प्लाज्मा के अंदर बचता है। समझ में आया? दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात सुनना, क्योंकि ये बैक्टीरिया से लिया गया है, बैक्टीरिया ओरिजिन से लिया गया है, इसी वजह से ये एंटीजेनिक है और फीवर कोज करता है। ये एंटीजेनिक है और फीवर कोज करता है। और बात सुनो, इन एडिशन डोजेस की बात करूं तो एडल्ट के अंदर अगर पेशेंट को मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो रखा है तो डोज आएगी 7.5 to 15 लाख इंटरनेशनल यूनिट आईवी। कितनी डोज आएगी? 7.5 to 15 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, आईवी इन्फ्यूजन के द्वारा जाएगा और 1 घंटे के अंदर इन्फ्यूजन खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन आती है डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म। डीप वेन थ्रोम्बोसिस मेनली लोअर लिम्स में होता है। ठीक है, और उसमें भी जो डीप वेन्स होती है उसके अंदर थ्रोम्बस फॉर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से सर्कुलेशन अफेक्ट होता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं पल्मोनरी एम्बोलिज्म की, तो एम्बोलिज्म के बारे में सुनना। एम्बोलिज्म क्या है? एक तरह का क्लोट, एक तरह का थ्रोम्बस ही है, जो पहले तो किसी जगह प्रेजेंट था, लेकिन वो वहां से ब्रेक डाउन होके वेसल्स के अंदर ट्रेवल करता हुआ किसी ऐसी जगह जाके फंस गया
जहाँ से वो निकल नहीं सकता, ठीक है, और उसको क्या कर दिया उसने, अकल्ट कर दिया है, तो वो आएगा पल्मोनरी एम्बोलिज्म। यहाँ तक समझ में आया। इन दोनों कंडीशन के अंदर डोज रहेगी 2.5 लाख यूनिट, ठीक है, जो कि एक लोडिंग डोज है, मतलब कि जो कि एक स्टार्टिंग डोज है। स्टार्ट अपन कितने से करेंगे, 2.5 लाख यूनिट अपन ने धड़ल्ले से इसको दे दिया, और कितने देर में ओवर होनी चाहिए, 1 घंटे के अंदर, ठीक है। आपने 1 घंटे के अंदर 2.5 लाख यूनिट इसको लोडिंग डोज में दिया, उसके बाद में आपको वापस से 1 लाख यूनिट देनी है, और उसको इतनी स्लो चलानी है कि साहब वो 12 से 72 घंटे के अंदर ओवर हो। ये बात समझ आई। पहले अपन ने बात करी थी एडल्ट की। एडल्ट के अंदर भी हमने 2-3 कंडीशन ली थी साहब की, मायोकार्डियल इंफार्क्शन है तो कितना डोज देना है, डीवीटी या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो कितना डोज देना है। अब अपन बात करते हैं चिल्ड्रंस के अंदर। तो चिल्ड्रन के अंदर सुनना, चिल्ड्रन के अंदर जो इनिशियल डोज रहता है, ठीक है, वो मेंटेन किया जाता है कि वो कितनी रेसिस्टिविटी शो कर रहा है स्ट्रेप्टोकाइनेस के अगेंस्ट। स्ट्रेप्टोकाइनेस के अगेंस्ट वो कितना रेसिस्टिव है, ठीक है। तो इसी वजह से ये जो डोज होती है पीडियाट्रिशियन डिसाइड करता है, एज पर डॉक्टर ऑर्डर देते हैं, ये फिक्स नहीं है। दूसरी बात सुनो, ये तो बात हुई इनिशियल डोज की कि साहब स्टार्टिंग में आप लोडिंग डोज कितना दोगे। अगर मैं बात करूं मेंटेनेंस डोज की कि साहब उसको कंटिन्यू करते हो आप कितना मेंटेनेंस डोज दे सकते हो, तो मेंटेनेंस डोज आएगा 1300 to 1400 यूनिट पर केजी, यानी अगर मान लो 3 किलो का बच्चा है तो 1300 को 3 से इंटू कर देना, ठीक है, 1300 को 3 से इंटू कर देना। अगर बच्चा 7 साल का है तो 1300 को 7 से इंटू कर देना, ठीक है, 1300 या 1400 को 7 से इंटू कर देना। अकॉर्डिंग टू क्लोटिंग टाइम कि साहब उसका क्लोटिंग टाइम कितना चल रहा है, कितनी देर में ब्लड क्लोट हो रहा है, ठीक है, इससे एक टेस्ट होता है क्लोटिंग टाइम, ठीक है, तो उसका कितना क्लोटिंग टाइम चल रहा है उससे अकॉर्डिंग अपनी डोज फिक्स करेंगे। समझ में आया यहाँ तक। अगर चिल्ड्रन के में आपको कोई भी कॉम्प्लिकेशन लग रहा है कि साहब याद नहीं हो रही है, कंफ्यूजन रह रहा है, तो आप इनिशियल डोज के लिए बोल देना कि साहब स्ट्रेप्टोकाइनेस रेसिस्टिविटी पे शो करता है, और दूसरा जो मेंटेनेंस डोज है वो क्लोटिंग टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें भी 1300 से 1400 पर केजी रहता है, ठीक है। और मेनली आप एडल्ट का तो याद कर ही लेना। आगे चलते हैं इसके इंडिकेशंस के ऊपर। तो मेन इंडिकेशन आता है एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन, दूसरा आता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस, थर्ड आता है पेरिफेरल आर्टेरियल अफेल्जन, मतलब कि जो पेरीफेरी में अपनी आर्टरीज हैं उसमें कोई ना कोई थ्रोम्बस फॉर्म हो जाए। सेकेंड ड्रग आती है यूरोकाइनेस। तो इसके ऊपर ध्यान देना, वर्ड का वापस कर दो संधि विच्छेद, वर्ड को 2 में तोड़ दो। फर्स्ट वर्ड आ रहा है यूरो, सेकेंड वर्ड आ रहा है काइनेस। तो जो यूरो है उससे डिराइव करना वर्ड यूरिन, ठीक है, फर्स्ट वर्ड जो है यूरो उससे डिराइव करना वर्ड यूरिन, और काइनेस है एंजाइम, है ना। तो अब यूरिन के ऊपर फोकस करना, मतलब कि ये वो एंजाइम है जो कि आइसोलेट किया जाता है ह्यूमन यूरिन के थ्रू, ठीक है, ह्यूमन यूरिन से ये आइसोलेट किया हुआ है, ठीक है। और इसकी जो डोज लगती है वो आती है 2.5 to 10 लाख यूनिट आईवी। अब ह्यूमन यूरिन से डिराइव किया हुआ है, आइसोलेट किया हुआ है एंजाइम, इसके बारे में और सुनना। आजकल ये वैसे प्रिपेयर नहीं किया जाता, ये कल्चर्ड किया जाता है ह्यूमन किडनी सेल्स के द्वारा, ठीक है। जैसे मैं आपको पिछली जो अपनी ड्रग थी स्ट्रेप्टोकाइनेस, उसके अंदर मैंने टी हाफ बताया था कि उसका टी हाफ था अप टू 80 मिनट्स, ठीक है, 30 मिनट से 80 मिनट्स तक का उसका टी हाफ था। इसका टी हाफ उससे कम है 10 to 15 मिनट, किसका, यूरोकाइनेस का। ये क्या है, क्योंकि ये ह्यूमन यूरिन से ही आइसोलेट किया जाता है, फिर बाद में इसको किससे डिराइव करने लग गए ये लोग, किडनी सेल से, तो इसी वजह से ये नॉन एंटीजेनिक है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये फीवर कोज करता है, इसी वजह से इसको मैं क्या बोलूँगा, पायरोजेनिक, क्योंकि ये फीवर कोज कर रहा है। इसके बारे में और बताऊं तो यूरोकाइनेस रिकमेंडेड नहीं है चिल्ड्रंस के अंदर, चिल्ड्रन के अंदर इसको नहीं देते हैं। अब इसके इंडिकेशंस की बात करते हैं। तो पहला इंडिकेशन तो ये हो गया कि साहब जिस भी पेशेंट में आपने पहले स्ट्रेप्टोकाइनेस दिया था,
ठीक है, जिस भी पेशेंट में आप स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज़ कर चुके हो अर्लियर एपिसोड्स के लिए, तो उसमें आप यूरोकाइनेज यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जिस भी पेशेंट में आपने पहले स्ट्रेप्टोकाइनेज यूज़ किया था, पहले कोई भी एपिसोड उसको आया हो, तो उसके अंदर आप क्या यूज़ कर सकते हो, यूरोकाइनेज यूज़ कर सकते हो। और बाकी लगभग इसके इंडिकेशन जो अपना प्रीवियस ड्रग था स्ट्रेप्टोकाइनेज, उससे मिलते जुलते ही मिलेंगे आपको। एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, पेरिफेरल आर्टेरियल एक्लूजन। थर्ड ड्रग इसके अंदर आती है RTPA, यानी कि रिकॉम्बिनेंट टिश्यू टाइप प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ठीक है, तो ये मेनली सिमिलर वर्क करता है, सिमिलर ही है लगभग किससे, ह्यूमन TPA से। TPA क्या है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। ये देखो, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर है ना, तो ये सिमिलर है ह्यूमन टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर के। ठीक है, और प्लाज्मिन का वर्क मैंने क्या बताया था कि ये ब्लड क्लॉट होने से रोकता है और हाइपोकोएगुलेबिलिटी की स्टेट शो करता है। ठीक है, तो ये किसके सिमिलर है, ह्यूमन TPA के सिमिलर है। ये प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम द ह्यूमन DNA। ये प्रिपेयर किया जाता है किसके द्वारा, ह्यूमन DNA के द्वारा। इसी वजह से ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है। ये क्या पड़ता है, थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ता है, लेकिन फायदेमंद भी है। फायदेमंद कैसे है, क्योंकि सब ये ह्यूमन DNA से लिया जा रहा है, इसी वजह से ये ह्यूमंस के लिए मोर कॉम्पेटिबल है। ठीक है, मोर कॉम्पेटिबल है, और ये ओनली उन्हीं थ्रोम्बस को एक्टिवेट करेगा। ठीक है, ये ओनली उन्हीं थ्रोम्बस को एक्टिवेट करेगा। ठीक है ना, ये ओनली उन्हीं प्लाज्मिनोजेंस को एक्टिवेट करेगा जो कि थ्रोम्बस से बाउंड हो रखे हैं। ये ओनली उन्हीं प्लाज्मिनोजेंस को एक्टिवेट करेगा जो कि थ्रोम्बस से बाउंड हो रखे हैं। समझ में आया? अगर ये हर जगह की प्लाज्मिनोजेंस को एक्टिवेट कर देगा तो बॉडी के अंदर क्या होगा कि ब्लीडिंग टेंडेंसीज वाली जो स्टेट होती है वो डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, अब इसमें जो फर्स्ट ड्रग आती है वो सुनना, एल्टीप्लेज। फर्स्ट और मशहूर ड्रग यही है, एल्टीप्लेज। ये एक्सपेंसिव है, 50 mg का इसका वायल आता है। एक वायल कितने mg का होगा, 50 mg का। तो ये बोला मैंने कि साहब अगर मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, यानी कि पेशेंट को MI है, तो उसमें हम एडमिनिस्टर करेंगे 100 mg। कितना एडमिनिस्टर करेंगे, 100 mg, यानी कि कितने वायल इसमें यूज होंगे, अपने 2 वायल यूज करेंगे अपन। ठीक है, 2 वायल यूज करेंगे 100 mg, और वो खत्म होना चाहिए साहब इन्फ्यूजन आपका 1.5 घंटे में। लेकिन 1.5 घंटे में आपको उसको किस किस तरीके से देना है वो सुनना। 1.5 घंटे में आप उसको कैसे खत्म करेंगे 100 mg को, यानी कि अपने 2 वायल एल्टीप्लेज के कैसे खत्म करोगे वो सुनना। 15 mg का तो आप IV बोलस लोडिंग डोज दोगे फर्स्ट, मतलब कि ये तो आपको शटाक से दे देना है 15 mg IV। उसके बाद में आपके जो 50 mg है, पहले तो आपने 15 mg दिया, उसके बाद में आपको 50 देना है, मतलब कि 50 कितनी देर में दोगे, 30 मिनट के अंदर ये खत्म होना चाहिए। ठीक है, अब 100 में से 50 mg जा चुका है, 15 mg और 15 mg अपन ने पहले ही शटाक से दे दिया था। अब कितना बचा 100 में से, ओनली 35 mg। उसको आप दोगे 1 घंटे के अंदर। कितने देर में दोगे, 1 घंटे के अंदर। तो ऑल ओवर शेड्यूल सेट हो गया 1.5 घंटे का। ऐसे ही आपको एल्टीप्लेज अगर एक्यूट MI वाला पेशेंट है तो उसके अंदर आपको देना है। अगर पल्मोनरी एम्बोलिज्म का पेशेंट है तो उसके अंदर आप 100 mg इन्फ्यूजन दोगे और 2 घंटे के अंदर खत्म होना चाहिए। ठीक है, अब जो कैटेगरी थी अपनी RTPA, यानी कि रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, उसके अंदर 2 और ड्रग्स भी आती है, रेटिप्लेज और टेनेक्टिप्लेज। ठीक है, जो रेटिप्लेज है वो रेटावेस के नाम से मार्केट में अवेलेबल है, और जो टेनेक्टिप्लेज है वो TNKs भी इनको हम बोलते हैं। इनका भी लगभग सेम एक्शन रहता है एल्टीप्लेज के जैसे। समझ में आया? अब इनके यूजेस सुनो। तो साहब इसको आप एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन में भी दे सकते हो। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या था कि साहब जो अपनी आर्टरी ब्लड सप्लाई लेके जा रही थी वो कहीं ना कहीं क्लोट हो गई। उसकी वजह से आगे जो टारगेट ऑर्गन था वहां तक ब्लड नहीं पहुंच पाया। ठीक है, वहां तक ब्लड बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाया। ठीक है,
तो अगर बहुत देर तक यही कंडीशन रहेगी ना, तो जो टारगेटेड ऑर्गन के सेल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगे, वहाँ पे नेक्रोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो ब्लड वहाँ पे क्या करना चाहिए, पहुँचना चाहिए। तो इसी वजह से मैंने बोला है कि साहब गोल्डन आवर है आपके पास इसको इंजेक्ट करने का, कि 1 घंटे के अंदर आप इसको, मतलब गोल्डन आवर इज 1 आवर ऑफ ऑनसेट। अगर आप 1 घंटे के अंदर अंदर ये ड्रग्स इंजेक्ट कर देते हो पेशेंट के अंदर, तो उसके लिए वो क्या होता है, गोल्डन चांस के रूप में होती है। और वो जो थ्रोम्बस वगैरह है ना, उस चीज़ की वजह से क्लोट हो रहा था, टारगेट ऑर्गन के पास में ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पा रही थी, वो दुरुस्त हो जाएगी, ठीक है। तो वो जो नेक्रोसिस वाली जो कंडीशन मैंने आपको बोली थी, जो सेल डैमेज वाली कंडीशन बोली थी, वो ज़्यादा हद तक नहीं हो पाएगी और पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। अगर आफ्टर 3 घंटे के बाद करते हो तो परक्यूटेनियस इंटरवेंशन फॉरवर्ड हो जाते हैं, इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लिटिल फर्क पड़ता है। लेकिन अगर आपने 6 घंटे के बाद में किया तो बहुत ही कम फर्क पड़ेगा इन एजेंट्स का। लेकिन अगर आपको गुड बेनिफिट चाहिए तो 1 से 2 घंटे के अंदर आप इन एजेंट्स को अगर एडमिनिस्टर करते हैं तो अच्छा बेनिफिट देखने को मिलेगा एक्यूट मायोकार्डियल वाले पेशेंट में। गोल्डन आवर याद रखना, 1 घंटे तक का अगर दे दिया तो फर्क पड़ जाएगा। उसमें भी 6 घंटे तक मैंने आपको टाइम लिमिट दी है कि साहब 6 घंटे तक दोगे तो भी थोड़ा बहुत फर्क तो दिखाई देगा। और सुनो, मायोकार्डियल इंफार्क्शन के बाद आता है डीवीटी, जिसको हम बोलते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसको मैं आपको आगे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। थर्ड आता है पेरिफेरल आर्टेरियल अकल्जन, ठीक है। 40% ऑफ आर्टरी रिकैनलाइज हो जाती है अगर ट्रीट किया जाए 72 घंटों के अंदर। 72 घंटों के अंदर अगर आपने ये एजेंट्स दिए हैं तो 40% आर्टरीज जो थ्रोम्बस जो क्लोट की वजह से बंद हो रखी थी वो रिकैनलाइज हो जाएगी, वो चलने लग जाएगी और टारगेट ऑर्गन के पास ब्लड परफ्यूज कर सकती है। फोर्थ आता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि साहब कोई भी क्लोट वहाँ से सर्कुलेशन के द्वारा किसी ऐसी कैपिलरी, किसी ऐसी वेन में जाके अटक गया जहाँ से वो निकल नहीं पा रहा, तो आगे का जो परफ्यूजन है उसको क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। स्ट्रोक के बारे में सुनना, स्ट्रोक के बारे में ये सुनना कि साहब अगर आर्टरी में थ्रोम्बस प्रेजेंट था, ठीक है, उसकी वजह से आगे ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही थी, मतलब पूरा ही एकदम रुका हुआ था, ब्लड आगे जा ही नहीं रहा था, तो क्या होगा, सेल डैमेज होगी, नेक्रोसिस हो जाएगा, है ना। अब जब सेल डैमेज ही हो गई, पूरा नेक्रोसिस ही हो गया, खूब देर तक ये प्रोसेस रहा, पूरा नेक्रोसिस हो गया, तो अगर उसके पास अब आप ब्लड भी भेज दोगे तो सेल वापस रीस्टेब्लिश नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए स्ट्रोक के अंदर एज अ कॉन्ट्रावर्जियल इसको यूज किया जाता है। अगर इस्चेमिक स्ट्रोक है तो इस्चेमिक स्ट्रोक बोलूँ तो कि साहब ब्लड सप्लाई पूरी तरीके से नहीं रुकी हुई थी, कुछ अमाउंट ऑफ ब्लड जा रहा था जिसकी वजह से सेल पूरी तरह डैमेज नहीं हुआ है, पूरा नेक्रोसिस वहाँ पर नहीं हुआ है। अगर वहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो जाती है तो क्या होगा, बेनिफिशियल इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसलिए इसको कॉन्ट्रावर्जियली यूज किया जाता है इस्चेमिक स्ट्रोक के अंदर। यहाँ तक बात समझ में आई। 6 पॉइंट आता है RTPA, जो मैंने आपको ड्रग बताई थी, एल्टीप्लेज वाला जो टाइप बताया था, ठीक है, उसके बारे में ये बोलना चाह रहा है कि रिकॉम्बिनेंट टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर आप स्ट्रोक वाला अगर पेशेंट है, ठीक है, तो 3 घंटे के अंदर अंदर इसको दे दो। लेकिन स्ट्रोक कौन सा होना चाहिए, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया 5th पॉइंट में कि साहब इस्चेमिक स्ट्रोक होना चाहिए, तो मेन बेनिफिट ये दिखाएगा। समझ में आया यहाँ तक। अब आते हैं पॉइंट टू रिमेंबर, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। मैंने आपको ड्रग्स बता दी, ड्रग्स के क्लासिफिकेशन बता दिए, डोजेस बता दी, इंडिकेशंस बता दिए, लेकिन आपने इस बात पे गौर किया होगा कि अभी तक मैंने आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशंस नहीं बताए कि साहब कब आप इन ड्रग्स को नहीं दोगे। तो शॉर्ट में सुन लो बात कि जब भी पेशेंट के अंदर कोई भी ऐसी डिजीज है, कोई भी ऐसी पैथोलॉजी है जिसमें ब्लीडिंग हो रही है या फिर ब्लीडिंग होने के चांसेस है या फिर पेशेंट प्रोन है, तो उस कंडीशन में ये जो एजेंट्स हैं वो आप नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि ये क्लोट को क्या नहीं होने देंगे, बनने ही नहीं देंगे, तो आप ब्लीडिंग को रोकोगे कहाँ से, ठीक है। तो ऐसी जो कंडीशंस है वो आती है रिसेंट ट्रोमा हुआ है, अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, आप नहीं दोगे, ठीक है। सर्जरी हुई है, नहीं दोगे,
बायोप्सी, यानी कि कोई स्मॉल आपने सैंपल लिया है किसी टिश्यू का तो भी नहीं दोगे। पेप्टिक अल्सर से यानी कि ब्लीडिंग, वुंड और इरोजन हो रखे हैं आपके स्टमक, इसोफेगस या फिर ड्यूडेनम में तो भी आप नहीं दोगे। सीवियर हाइपरटेंशन है तो भी आप नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, टाइनी कैपिलरीज रप्चर हो सकती है, उसकी ब्लीडिंग हो सकती है और ब्लीडिंग ये रोकने नहीं देगा। एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म आपने एमएसएन के अंदर पढ़ा होगा साहब, क्या होता है कि एक टाइनी पॉकेट लाइक से एक वेसल से निकल जाता है, अगर वो रप्चर हो गया उसकी वजह से ब्लीडिंग होगी तो कहाँ से ब्लीडिंग कंट्रोल करोगे? या फिर कोई भी ऐसा ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो गया जिसमें ब्लीडिंग हो रही है तो आपको ये एजेंट्स नहीं देने हैं, प्योरली कॉन्ट्राइंडिकेटेड हैं। अगर फिर भी आपको देने हैं तो एज पर डॉक्टर ऑर्डर देंगे, डॉक्टर आपको बताए क्या क्या क्वेश्चंस आपको लेने पड़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक एंटी थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट, फिब्रिनोलाइटिक एंड प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे होम, स्टे सेफ।